हेलो जय हिंद। और कैसे हमें कैसे शुरू करते हैं आज का क्लास। हो चुका गायत्रण करिए भूगोल की तैयारी। अब की बात पेपर की खोपड़ी में खींचनी है। उठाइए कलम को और दौड़ाइए मेरे साथ। ये वन शॉट वीडियो होगा जो सीधा आपकी खोपड़ी में छेद कर देगा। ठीक है, उठाइए कलम को और दौड़ाइए और लगाइए गन शॉट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए अगला देखते हैं। ये हमारे पास नेत्र लेंस है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, आंख है। इस हमारे आंख के अंदर ध्यान से देखिए तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है आपके पास कॉर्निया का। आंख के अंदर जो उभरा हुआ ये भाग आपको दिख रहा है, ये उभरा हुआ भाग जो सबसे आगे वह है कॉर्निया। तो आप पहला पॉइंट में अगर लिखेंगे कॉर्निया के बारे में तो आप कहेंगे कि आंख के सामने का भाग, यानी आंख के सामने से जो उभरा हुआ भाग होता है वह कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया से प्रकाश जैसे ही अंदर एंट्री करता है, यानी जैसे ही प्रकाश की किरणें कोई जाती हैं, जैसे ही कोई प्रकाश की किरण एंटर करती है अंदर, तो बाहर का माध्यम क्या है, वायु है। भाई हमारे बाहर क्या है, वायु है। और जैसे कोई प्रकाश की किरण अंदर एंट्री कर रही होती है तो अंदर क्या है, ये अंदर जल है, ये जलीय द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ये जलीय द्रव है, ये पूरा का पूरा जल भरा हुआ है। तो जैसे ही वायु से जल में जा रहा होता है, यानी विरल से सघन माध्यम में जा रही होती है, तो प्रकाश जैसे एंटर करेगा तो कॉर्निया से इसका अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है, अपवर्तन। तो कॉर्निया से ही प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, यानी अधिकांश भाग कॉर्निया से ही अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, और कॉर्निया से जैसे आगे पहुंचता है तो हमें मिलती है आइरिस, ही आइरिस मिलती है, आइरिस। ठीक है, ये आइरिस होती है, ये आइरिस होती है। और इस आइरिस के ठीक बीच में जो जगह खाली होता है वहां पे होती है पुतली, वहां पे होती है पुतली। तो दूसरी पॉइंट में आप आइरिस लिखेंगे, या इसी को परितारिका भी कहा जाता है। आप लिखेंगे कि कॉर्निया के ठीक पीछे एक आइरिस होती है। यह हमारे आंखों के रंग को निर्धारित करती है। हालांकि ये तीन रंग की होती है, लेकिन आप इस बात को सीधा लिखेंगे कि इस आइरिस का काम होता है हमारे आंखों के रंग का निर्धारण करना। अब इस आइरिस का काम क्या है समझते हैं। जो हमारे आंखों के अंदर बीच में दोनों आइरिस के ठीक मध्य में एक पुतली होती है। क्या होती है, दोनों आंखों के मध्य में क्या होती है, एक पुतली होती है। अब देखिएगा यहीं पे पूरा का पूरा इसका खेल। जैसे ही प्रकाश अंदर एंट्री करेगा तो यह पुतली, ठीक है, जो आंख के अंदर जो पुतली है, जैसे ही प्रकाश इंटर किया तो यह समायोजित होती है। समायोजित का मतलब ज्यादा प्रकाश इंटर कर रहा है तो सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। ठीक है, और कम प्रकाश इंटर कर रहा है तो फैलती है। यानी अगर खूब तेज धूप उगा हुआ है या बहुत तेज कोई फोक्स आ रही लाइट की, तो प्रकाश वहां पे बहुत तेजी से एंटर करेगा तो ये तुरंत सिकुड़ कर पतली हो जाती है, तुरंत छोटी हो जाती है। कहीं अंधेरा है तो उस कंडीशन में ये जो होती है हमारी पुतली वह फैल जाती है। ठीक, अब सुनिएगा, ये जो आइरिस है इस पुतली को यह फैलाता सिकुड़ाने का काम यही करता है। ठीक है, जब प्रकाश ज्यादा एंटर कर रही होती है तो ये जो आइरिस है, दोनों तरफ ये आइरिस है, ये पुतली को, ठीक है, जैसे इंटर करेगा प्रकाश तो यह आइरिस इस पुतली को छोटा कर देगा, कम प्रकाश इंटर करेगी। जब अंधेरा हो जाएगा तो यह आइरिस फैला देगा इस पुतली को, पुतली बड़ी हो जाएगी और प्रकाश पूरा एंटर करेगा और वस्तु हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से ये आइरिस और पुतली का काम होता है। ठीक इन जस्ट इसके आगे, इस पुतली के जस्ट पीछे जो होता है वह एक द्विउत्तल लेंस लगा होता है। ये क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इस बात को याद रखना आपको है। ठीक है, और लेंस के बारे में आपने खूब पढ़ा है। ठीक,
अब जैसे ही आगे इंटर करता है प्रकाश, ठीक है, जैसे ही आगे इंटर करता है प्रकाश, लेंस से आगे पहुंचता है तो ये कचाव द्रव पाया जाता है। क्या द्रव होता है? कचाव द्रव होता है। यह भी नमकीन टाइप होता है। इसके पहले भी एक द्रव होता है, ये नेत्र, ये जो कार्निया है, ये जो कार्निया है और ये जो पुतली है, इन दोनों के बीच एक द्रव होता है, जिस द्रव का नाम होता है जलीय द्रव। इसका नाम क्या होता है? जलीय द्रव। ठीक है, तो इसके जस्ट यहां पे एक होता है जलीय द्रव, जलीय द्रव। ठीक है, अब इतना ही बस लिखेंगे कि कॉर्निया और पुतली के मध्य यानी बीच में एक द्रव होता है, एक द्रव भरा होता है जो नमकीन टाइप लगता है, उसे हम कहते हैं जलीय द्रव। ठीक है, और इस द्रव के बारे में लिखेंगे कचाव द्रव के बारे में। ये चूंकि नमकीन टाइप लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जब से नमक जैसा होता है, ये काचाव द्रव होता है। ठीक है, जैसे कांच जैसा, ठीक, इसलिए काचाव द्रव नाम पड़ा हुआ है। तो ये नेत्र लेंस और ये रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है, जिसे कहते हैं हम काचाव द्रव। ठीक है, तो ये होता है आपके पास काचाव द्रव। इसके बारे में क्या लिखेंगे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा रहता है उसे हम काचाव द्रव कहते हैं। ठीक, अब जैसे ही इस कचाव द्रव के जस्ट लास्ट में जो होता है वह होता है आपके पास एक पॉइंट होता है रेटिना। रेटिना जो होती है वह ये बहुत बड़ी पर्दा होता है। ये पर्दा देखिए, जो कैमरा हमारा है, कैमरा के अंदर क्या है? मेमोरी लगी हुई है, मेमोरी लगी हुई है, तभी तो फोटो बना रहा है, वीडियो बना रहा है आदमी। अगर मेमोरी न लगी होती तो वीडियो बनता नहीं बनता। यानी जितनी भी कैमरे के अंदर जा रही है आवाज, जो भी फिगर जा रहा है वो क्या है? मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक, वैसे ही जितना भी इधर फिगर बनता है सब के सब जाकर स्टोर कहाँ होता है? कैमरा। सब के सब कहाँ स्टोर होता है? इस रेटिना के पास। और ये रेटिना एक के पास ये एक पर्दा होता है, ये एक बहुत बड़ा पर्दा होता है और इसी पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है जिसे हम कहते हैं रेटिना। अब इस रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? इस रेटिना पर, रेटिना के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है, कि आंख के सबसे पिछला भाग होता है वह होता है क्या? रेटिना। यह रेटिना होता है आपके पास, ये सबसे पिछला भाग होता है रेटिना। इस रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब बनता है हमारा, और यह प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, लेकिन उल्टा बनता है। कैसा बनता है? और उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से कैसा होता है? छोटा बनता है। भाई बहुत बड़ा आप हाथी देख रहे हैं तो प्रतिबिंब कितना कैसा होना? हाथी जैसा बड़ा नहीं भाई, प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है ना। तो प्रतिबिंब छोटा आपको दिखाई देता है। बहुत बड़ी इमारत आप देख रहे हैं तो क्या उतनी बड़ी आपके आंख में बनता है? प्रतिबिंब नहीं, बहुत छोटा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, उल्टा बनता है। उल्टा अगर बनता है तो सीधा में क्यों दिखता है? इसके पीछे रीजन क्या है देखिएगा। जैसे ही यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है या उल्टा बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब, तो ये ऑप्टिक्स नर्व होती है, प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, प्रकाश तंत्रिकाएं क्या होती हैं समझते एक लाइन में। मान लीजिए हमारा ये सर हमारे पास है पूरा का पूरा, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए पूरा का पूरा आंख है, और ये जो बाल है ये तंत्रिकाएं लेकर जा रही है। ये पूरी तंत्रिका यानी पूरा का पूरा बाल, लंबा लंबा जो बाल होता है निकला हुआ होता है ना, मान लीजिए लड़कियों का होता है, ठीक है, लेडीज में जो बाल होती है पूरा का पूरा, मान लीजिए वो ऑप्टिक्स नर्व है, ये पूरा का पूरा नर्व है। ठीक है, ये बाल जो निकला हुआ बाहर वो क्या है? नर्व है। ऐसे ही इस नेत्र से जितने भी तंत्रिकाएं निकली हैं जो बाहर निकलना शुरू कर देती हैं, बाहर निकलती हैं, ये क्या है? तंत्रिकाएं जो होती हैं, प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व होती हैं, ऑप्टिक्स नर्व। ये सीधे जाती हैं कहाँ पे? मस्तिष्क को जाती हैं। और मस्तिष्क में जैसे ही जाती हैं तो मस्तिष्क अपने समझ के आधार पर इस जो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था उसे सीधा बनाकर दिखाता है। बात समझ में आ गई?
ये जो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा होता है, ये मस्तिष्क हमारे सीधा इस इमेज को बनाता है और हमें दिखाता है और हमें वस्तु सीधा दिखाई देती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। एक पॉइंट होता है ये दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल क्या होता है इसके बारे में बता दे रहे हैं आपको। एक चीज और इससे पहले कि इस रेटिना पर प्रतिबिंब, रेटिना बहुत बड़ा पर्दा होता है, बहुत बड़ा पर्दा होता है। ठीक है, तो इस पर प्रतिबिंब बन रहा होता है। अब उस पर्दे पर भी एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? यहां पर एक पॉइंट होता है इस रेटिना के ऊपर, एक पर्दे के ऊपर एक बिंदु होता है जिसको नाम होता है पीत बिंदु। क्या होता है? पीत बिंदु बोलते हैं। अगर इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, एकदम इस बिंदु पर जाकर प्रतिबिंब बने, पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बने, ठीक है, तो वह प्रतिबिंब एकदम स्वच्छ, यानी एकदम क्लियर, एकदम साफ, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो पीत बिंदु किसे कहते हैं? तो रेटिना के अंदर एक बिंदु होता है, रेटिना के अंदर वह बिंदु जहां पे प्रतिबिंब स्पष्ट, स्वच्छ, साफ दिखाई देता है, उस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु। ठीक, अब दृढ़ पटल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, दृढ़ पटल ये क्या होता है? तो जो हमारा आंख है, ठीक है, आंख के पूरा, ये जो आंख है, पूरा का पूरा जो आंख है, ये पूरा का पूरा सफेद है। पूरा का पूरा क्या है? सफेद है। ठीक है, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल के सामने वाला जो टेम्पर ग्लास होता है, ठीक है, वैसे ही ये क्या है? वैसे ही ये दृढ़ पटल है। समझिए कैसे, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए जो टेम्पर ग्लास लगा होता है, सामने लगा होता है, मोबाइल के जो सामने लगा होता है स्क्रीन पर, अगर वह टेम्पर ग्लास खराब हो जाए तो धुंधला दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही ये दृढ़ जो पटल होता है, ये बाहर होता है पूरा का पूरा। ये जो सफेद भाग आपको दिख रहा है, जो सफेद भाग दिख रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा आंख पर सफेद भाग, सामने वाले उस पुतली को छोड़कर सफेद भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो सफेद भाग है, ये कहलाता है दृढ़ पटल। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी आघातों से बचाता है, अपारदर्शी होता है। सिर्फ आंख के सामने ही का भाग पारदर्शी होता है, जिसे आर पार प्रकाश की किरणें इंटर करती है। पारदर्शी मतलब आर पार। ठीक है, लेकिन ये वाला भाग जो था अपारदर्शी होते, यहां से कोई प्रकाश नहीं जा सकता है। ठीक है, ये सफेद होता है। ठीक, जबकि ये सामने वाला भाग क्या होता है? पारदर्शी होता है, यहां से प्रकाश की किरणें इंटर करती हैं। ठीक है, यहीं से हमारे आंख के अंदर प्रकाश जाती है। अब आंख द्वारा प्रतिबिंब का बनना, एक शब्द होता है आंख द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आपसे अगर पूछता है, ये सब के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक, आगे एक पॉइंट होता है प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अगर सवाल आपसे पूछता है प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आप कहेंगे, उसमें आप लिखेंगे क्या कि सबसे पहले, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या प्रकाश इंटर कर रही है, तो लिखेंगे यहां से कि जब प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होकर जलीय द्रव, नेत्र लेंस यानी पुतली को ही नेत्र लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस से होते हुए, लेंस से होते हुए, कचाप द्रव से होते हुए रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जब रेटिना पर पहुंचता है प्रतिबिंब, तो हमारे आंख में प्रतिबिंब बनता है। और यह रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक, एक और शब्द आता है क्या, यहां पर ये जो दिख रही है, ये जो लेंस है, इस लेंस को जो पकड़े हुए है, इसको कहते हैं पश्चिमाभि मांसपेशियां। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, पश्चिमाभि मांसपेशियां किसे कहते हैं? पश्चिमाभि मांसपेशियां। तो नेत्र लेंस
जिन मांसपेशियों पर टिका होता है उसे कहते हैं पश्चिमाभी मांसपेशियां। ये नेत्र लेंस अपने आप में समायोजित होता है, मतलब लेंस नेत्र लेंस जो फोकस दूरी होती है अपने आप घटती बढ़ती रहती है। ये लेंस इस पर टिका हुआ है पूरा का पूरा इस मांसपेशियां पर, और ये अपने आप लेंस की फोकस दूरी बढ़ती और घटती रहती है। लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। आपसे सवाल पूछ लेता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो ये क्या है? नेत्र लेंस है। लेंस है कौन सा लेंस? द्वि उत्तल लेंस। ठीक है, तो द्वि उत्तल लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को, द्वि उत्तल लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को, इन दोनों के बीच की दूरी को, द्वि उत्तल लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, नेत्र लेंस और रेटिना, द्वि उत्तल लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। ये क्या होता है? तो अभी आपको समझाए हम कि नेत्र द्वारा ये जो नेत्र है किस पे टिका हुआ है? मांसपेशियों पर। ठीक है, मांसपेशियों पर। तो नेत्र द्वारा समायोजित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की जो क्षमता होती है नेत्र की, उसे कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। वापस, इस नेत्र के पास, ठीक है, वह क्षमता होती है जो ये समायोजित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बना दे, तो इसे कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। क्योंकि ये नेत्र लेंस किस पर टिका होता है? अभी बताया है मांसपेशियों पर, पश्चिमाभी मांसपेशियों पर टिका होता है। ठीक है, तो यहां पर दो पॉइंट यहां से निकल कर आता है। एक होता है नेत्र का दूरबिंदु, दूसरा होता है नेत्र का निकट बिंदु। दूरबिंदु, नेत्र का दूरबिंदु किसे कहते हैं? तो वह अधिकतम दूरी, बहुत दूर तक, जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं जितनी दूर तक, उसे कहेंगे नेत्र का दूरबिंदु। वह कितना होता है? तो वह होता है अनंत। नेत्र का दूरबिंदु होता है अनंत। और दूर की चीजें हम देख रहे हैं, तो मेरी जो आंख है ना, ये आंख के अंदर जो लेंस है, ये लेंस जो होती है वह पतली हो जाती है और लंबी हो जाती है। पतली हो जाती है, ये पतली हो जाती है, ऐसे पतली हो जाएगी और लंबी हो जाएगी। पतला और लंबा, ऐसे पतली और लंबी हो जाएगी या, ठीक है, पतली और लंबी हो जाएगी। ठीक, और वह वस्तु हमें दिखाई देगा, तो वस्तु बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, और वह कहां पे वस्तु रहता है? मान ली अनंत चीजों, बहुत दूर आप देख रहे हैं, बहुत दूर तक देख रहे हैं, तो लेंस लंबा हो जाएगी, आंख की लेंस पतली हो जाएगी, लंबा होगी तो खींचेगी तो पतली हो जाएगी, पतली होगी तो वह वस्तु आसानी से दिखाई देगा। ठीक है, बहुत दूर कहां होता है? अनंत पे होता है। इतना आपको याद रखना है कि नेत्र का दूरबिंदु कहां पे होता है? अनंत पे होता है। अब नेत्र का दूसरा होता है निकट बिंदु। ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ द आई। ये क्या होता है? कोई चीज आपको पढ़ना है तो बहुत पास जैसे लाते हैं, जैसे लाएंगे आप, तो ये जो लेंस है, ये लेंस पर दबाव पड़ेगा, इस लेंस पर दबाव पड़ेगा तो ये मोटी होगी। ये क्या होगी? मोटी होगी। अभी यहाँ पे पतली हो रही थी, फैल रही थी, यहाँ पे क्या होगी? मोटी होगी, दबाव होगा तो मोटी होगी। और वह अधिकतम, इसकी वह अधिकतम क्षमता जैसे जैसे आंख के पास लाएंगे, वह अधिकतम क्षमता जो आंख अधिकतम क्षमता लगाकर उसको पढ़ सकती है, उस दूरी को कहते हैं निकट बिंदु। अब उससे और पास लाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा। अब धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाएगा, अस्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इस दूरी पर यानी 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं निकट बिंदु।
और इस दूरी को कहते हैं, ठीक है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सवाल कई बार पूछा हुआ है ना, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितनी होती है? तो अनंत। निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। दोनों बात याद रहेगा, दूर बिंदु अनंत पे, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। अब इन यानी निकट बिंदु और दूर बिंदु, इन दोनों के बीच की जो दूरियां, निकट बिंदु और दूर बिंदु, इन दोनों के बीच की जो दूरियां होती हैं, इस दूरी को कहते हैं दृष्टि विस्तार। क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार के नाम से जानते हैं। ठीक, निकट बिंदु और दूर बिंदु, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को कहते हैं क्या? दृष्टि विस्तार। अब हम बात करेंगे इसके अंदर दोष। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला है दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। ठीक है, दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है? ठीक है, जब हमारी आंखें कमजोर होती जाती हैं, धीरे धीरे क्षीण होती जाती हैं, कमजोर होती जाती हैं, तो हमारे आंखों में दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसी दोष को हम देखते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जिसको हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता है क्या? जो अनंत पर वस्तु, आपको अनंत पे जो वस्तु हैं वह थोड़ा सा पास आ जाती हैं, और जब अनंत की वस्तुएं पास आ जाती हैं तो यहां पर निकट की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देगी। क्या? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं आपको दिखाई देगी, पास में रखी हुई कोई वस्तु इधर उधर दिखाई देगी, लेकिन बहुत दूर स्थित कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। कारण क्या इसका है? ठीक है, इसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आप इसमें लिखेंगे कि इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? तो निकट दृष्टि दोष के जो कारण है, नंबर 1 नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, दूसरा नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। जैसे ही ये नेत्र लेंस जो होता है वो चपटा हो जाता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा पास में हो जाता है, चपक जाता है, चपक जाएगा तो ये मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा तो ये बीच की जो दूरी है, फोकस दूरी, वह कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। वह कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ये किरणें आ रही होती हैं, जो प्रकाश की किरणें आती हैं, वह रेटिना पर न जाकर, वह रेटिना से पहले ही, रेटिना यहाँ पे तो रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, पहले ही प्रतिबिंब बना लेती हैं, पहले ही प्रतिबिंब बना लेती हैं। अब ये दोष उत्पन्न हो जाता है, पहले प्रतिबिंब बन गया रेटिना से पहले, हालांकि बनना चाहिए रेटिना पर तो स्पष्ट दिखाई देगा। इसके लिए करते क्या? इस दोष को दूर करने के लिए, यानी इसका निवारण में आप लिखेंगे किसमें? यहां पर एक उचित अवतल लेंस, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, जो हमारा चश्मा होता है उस चश्मे में उचित अवतल लेंस, ठीक है, उचित अवतल लेंस एक लगाएंगे। और अगर अवतल लेंस लगाएंगे तो ये जो दूर होगी वह पता अनंत हो जाएगा। यानी अब अनंत से भी वस्तुएं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो अनंत पर स्थित वस्तु भी हमें दिखाई देगी। यानी हमारा जो दूर बिंदु है वह अनंत पे हो जाता है। कब? जब यहाँ पर एक अपने चश्मे में अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप निवारण में लिखते हैं कि इसके दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उचित अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, उचित अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक, तो ये दोष दूर हो जाती है। अब अगला हम देख लेते हैं दूर दृष्टि दोष। अगला है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूर की वस्तुएं इसमें दिखाई देती हैं। क्या? दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, किंतु निकट की वस्तुएं इसमें दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है? कारण 2 चीजें है, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, दूसरा नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। ठीक है,
ये तनकर बहुत पतला हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है। अब ठीक, और इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। यहां पे प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है, यहां पे न बन के यहां बनेगा। अब इस दोष को दूर करने के लिए करते हैं क्या, यहां पर एक उचित उत्तल लेंस के चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। हम जो चश्मा लगाते हैं उस चश्मे में एक उचित उत्तल लेंस, ठीक है, इसके निवारण करने के लिए उचित उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। उचित उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, उस चश्मे में उचित उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उपयोग करते हैं चश्मे में, वैसे ही इसका प्रतिबिंब जो होता है वह रेटिना पर बनना प्रारंभ हो जाता है। कहां पर? रेटिना पर बनना प्रारंभ हो जाता है, और इस दोष से हम मुक्ति पा जाते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति एक है जो अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी और कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? गणना कीजिए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब 125 सेंटीमीटर पर बन रहा है। मतलब भी की वैल्यू जो है वो आपके पास है 125 सेंटीमीटर, माइनस में होगी, ठीक है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष है। अब कह रहा है सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी और कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? फोकस दूरी आपको कैलकुलेट करना है। तो u की वैल्यू यहां पे दिया है 25 सेंटीमीटर। u क्या है? 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है। u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। 1/f बराबर 1/v की वैल्यू है माइनस का 125 और माइनस 1/u की वैल्यू है माइनस का 25। 1/f बराबर हो जाएगा 1/ माइनस का 1/125 माइनस माइनस प्लस का 1/25। अब यहां पे देखें आप, इन दोनों का एलसीएम 1/f बराबर हो जाएगा 125 और 25 का एलसीएम 125। 125 में भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस 25 से भाग करेंगे 25 में तो आएगा 25 25 125, यानी 1/f बराबर निकल कर आएगा 4/125। तो f बराबर हो जाएगा, पलट दीजिए, 125/4। इतने सेंटीमीटर फोकस दूरी इसकी निकल कर आ रही है। आप कहेंगे कि सही दृष्टि के लिए उसे फोकस दूरी, ठीक है, 125/4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और किस लेंस का प्रयोग होगा? तो लेंस आप लिखेंगे, दूरदृष्टि है तो उत्तल लेंस, लेंस लिखेंगे आप उचित उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उचित उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और कितने सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस होनी चाहिए? 125/4 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग, है प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म का शेप वास्तव में ऐसा होता है। प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार होती हैं, जो आकृति होती है वह दो त्रिभुजाकार होती हैं, दो त्रिभुज के आकार की होती है ये, यानी त्रिभुज में दो त्रिभुजाकार। इसमें कितनी त्रिभुज होती हैं? 2 त्रिभुज होती हैं इसमें। प्रिज्म एक समांगी, ठीक है, पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म क्या होता है? समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, जिसमें 2 त्रिभुज और इसमें एक ये आपके पास चतुर्भुज होता है और एक इसमें ए आपके पास चतुर्भुज होता है और एक पीछे होता है, एक इसके पीछे, यानी 3 इसमें आयत होता है, यानी इसमें 3 आयताकार होते हैं, ठीक है। 3 आयताकार
और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं, यानी त्रिभुज दो और आयत तीन। ठीक है, पूरी बात बोलेंगे तो कहेंगे प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठों से बना होता है। हम लोग प्रिज्म का, ठीक है, ये आपके पास प्रिज्म का ये जो कोण होता है, कोण, इस कोण को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। इसका ये वाला भाग हम लोग बनाते हैं, सामने से जो दिखाई देता है वो वाला भाग हम लोग बनाते हैं, ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग हम लोग बनाते हैं। ठीक, ये वाला भाग हम लोग बनाते हैं और इस भाग पर ही हम लोग सब कुछ समझते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी एक भाग को बना लेते हैं हम लोग और इस पर समझते हैं। ये जो होता है आपके पास, इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। इसका नाम होता है क्या? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण होता है। और ये आपके पास है अपवर्तक पृष्ठ। ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ होती है। अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ होती है। ये होती है अपवर्तक पृष्ठ। जब तो यहां से श्वेत प्रकाश की किरण पहुंचती है, जैसे ही ये कैसी है? श्वेत प्रकाश की किरण, सफेद प्रकाश की किरण, यानी सूर्य की प्रकाश। ठीक है, सूर्य की प्रकाश जब इस पृष्ठ पर पहुंचती है तो यहां से इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तक पृष्ठ से, ये अपवर्तक पृष्ठ है, यहां से क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक, तो अपवर्तन के लिए यहां से हम एक अविलंब अगर खींचते हैं, क्या खींचते हैं? एक अविलंब अगर हम खींचते हैं, ठीक है, ये है नॉर्मल, इसका अविलंब खींचते हैं तो देखिए प्रकाश की किरण वायु से होते हुए आ रही थी और ये प्रिज्म के अंदर जा रही है। प्रिज्म क्या है? कांच है, कांच के अंदर जा रही है, मतलब विरल से सघन में जा रही है। तो सीधे ना जाकर अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी, तो ऐसे झुकेगी तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अविलंब की ओर झुक जाती है वापस। अब फिर ये कांच से निकलकर वायु में जाएगी, यानी सघन से विरल माध्यम में जाएगी। तो यहां से एक अविलंब खींचते हैं, यहां से एक नॉर्मल खींच लेते हैं। ठीक है, यहां से एक नॉर्मल खींच लिए हम। अब यहां से वापस ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन वापस अब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। तो जो नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, इस तरफ नहीं जाएगी, सीधे नहीं जाएगी, ये है नॉर्मल इसका, ये अविलंब है, इससे दूर भागेगी। ये अविलंब है, ये अविलंब है इसका, ये अविलंब है, इससे क्या भागेगी? दूर भागेगी, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है तो दूर भागेगी। तो दूर भागेगी तो और नीचे भागेगी, यानी यह अविलंब है, इससे और दूर जाएगी और ऐसे जाएगी, तो ये डायरेक्शन इसका बनेगा, ये डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, तो और दूर जाएगी। अब यहां पर देखिए, ये देखिए आपके पास, ये तो आपके पास आपतित किरण, ये है श्वेत प्रकाश किरण। क्या है? आपतित है अविलंब के बीच। ठीक है, जो कोण बना हुआ, बना क्या? आई, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। और ये आपके पास नॉर्मल है और ये परावर्तित हो रही है, ये, ठीक है, अपवर्तित हो रही है। तो इन दोनों के बीच नॉर्मल, इनके बीच कोण बना क्या? आर। ठीक है, अपवर्तक कोण, आपतन कोण, अपवर्तक कोण। ठीक है, और ये अविलंब और ये जो किरण जा रही है इसको बोलेंगे हम ना निर्गत किरण, निकल जा रही है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा निर्गत किरण। तो ये हो गया निर्गत किरण, इसको बोलते हम लोग हैं, ठीक है, एंगल आई। ठीक है, एंगल आई। तो ये पूरा का पूरा है। अब इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन और, जैसे ये देखिए आगे किरण जा रही थी तो सीधे बढ़ाएंगे तो सीधे ऐसे जाएगी, आगे सीधे जाती है, ऐसे आगे सीधे जाती, लेकिन ये सीधे नहीं गई है। कितना ये डेविएशन इसका हुआ है, यानी कितना ये मुड़ी है, कितना ये मुड़ी है, इसे जानने के लिए इस किरण, या आपतित किरण को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो निर्गत किरण है इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ, पता चल जाएगा कितना डेरिवेशन हुआ है। देखिए जैसे ही आप पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे,
इसका मतलब ये जैसे जा रही थी ऐसे घूमी है, फिर ऐसे घूमी है, मतलब ऐसे घूम गई है। यानी कितना ये सीधे अगर सीधे जाती तो कितना इसका डेविएशन हुआ, ये जानने के लिए हम लोग विचलन कोण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विचलन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण हम लोग निकालते हैं। तो ये सीधे हमको इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं इस किरण को, और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये जहां मिलती हैं ये इतना इसका डेविएशन होता है, इतना इसका विचलन कोण हुआ। इसको हम लोग डी से दर्शाते हैं। किससे? डी से। तो अगर पूछते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण को आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो जहां पे मिलते हैं उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। अब इस प्रिज्म की व्याख्या आपको लिखने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो आप व्याख्या देखकर लिख सकते हैं। लिखें क्या? जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, तो अविलंब से झुककर, अविलंब की ओर झुककर, क्योंकि किधर से किधर जा रही है? विरल से सघन में। तो जब सघन से विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसका नाम आप दे दीजिए, इस कोण का नाम ए, इस पॉइंट का नाम आप बी दे दीजिए और इस पॉइंट का नाम सी दे दीजिए। ठीक है, अब इसकी व्याख्या आप लिखिए। यहां से क्या लिखेंगे आप? व्याख्या। ठीक है, यहां से व्याख्या लिखिए, एक्सप्लेनेशन इसका लिखेंगे इसके बारे में। आगे देख लेते हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, यानी ये सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल कर आ रही है, और जैसे इस प्रिज्म पर पड़ रही है तो यह प्रिज्म पर पड़ते ही अपने अवयवीय भाग यानी छोटे छोटे अवयवीय रंगों में टूट जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का स्पेक्ट्रम। कैसे मिलता है देखिएगा, स्पेक्ट्रम का मतलब देखिएगा यहाँ पे, ये जब श्वेत प्रकाश की किरण जैसे यहाँ पे पहुंची है, वैसे इसका यहाँ पे डिस्पर्जन होगा, तो यहाँ से सबसे पहले ये अलग अलग भागों में टूट जाती है। ठीक है, यहां से निकालते हैं। ये सबसे पहले होता है विवग्योर, VIBGYOR, विवग्योर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? विवग्योर नाम देते हैं। ठीक है, वैलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, लाल, ऐसे भी नाम देते हैं। बैजनी हपिनाला, हिंदी में लिखता हूं मैं, बैजनी हपिनाला, बैजनी हपिनाला, इसको याद रखें। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ठीक है, नारंगी और लाल, नारंगी और लाल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बैजनी हपिनाला। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसका डिस्पर्सन सबसे कम होता है, यानी सबसे कम अपवर्तनांक लाल का होता है, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए इसका, ठीक है, जो विक्षेपण होता है वह सबसे कम होता है, सबसे कम एंगल पर घूमती है। सबसे ज्यादा कौन बना रहा है? बैगनी, तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक, इसका जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे हाई अपवर्तनांक होता है, इसका सबसे लो अपवर्तनांक होता है। ठीक है, और बाकी इनके बीच में होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बैगनी का अपवर्तनांक, सबसे कम लाल का अपवर्तनांक। ठीक है, इसलिए लाल रंग आप देखे होंगे इसका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, कहीं भी रहता है लाल दिख जाता है ना। ठीक, ये रहा आपके पास वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसे कहते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम, वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ घटनाएं देखते हैं हम लोग। पॉइंट है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन की सबसे कहानी आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, डेंसिटी घटती जाती है, यानी घनत्व घटता जाता है। ये पृथ्वी की लेयरें हैं अलग अलग। ये मान लीजिए हमारे पास पृथ्वी है,
और ये इसकी पहला लेयर है, ठीक है। ये आपके पास दूसरा लेयर है, इस तरह से तीसरा लेयर है, चौथा लेयर है, इस तरह से ये पृथ्वी की लेयर है। अब कोई भी प्रकाश की किरण जब आ रही है तो वह सीधे नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि प्रकाश की जैसे जैसे किरण आएगी तो ये अलग अलग मंडलों से होते हुए आएगी, प्रकाश की अलग अलग लेयरों को क्रॉस करते हुए आएगी। अब होगा क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण यहां से चलेगी, मान लीजिए, तो ऊपर क्या है आपके पास? विरल, नीचे सघन, क्योंकि नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, अपवर्तनांक नहीं, घनत्व बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। नीचे घनत्व ज्यादा है, नीचे घनत्व ज्यादा है, अधिक होता है। नीचे घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होता जाएगा, ठीक है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे कम होता जाएगा, ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा, ठीक है ना। डेंसिटी कम होती जाएगी। तो ऊपर विरल हो गया, नीचे सघन हो गया। तो जब विरल से सघन में आएगी तो यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे। जब ये सघन विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी, वापस झुकेगी अभिलंब की ओर। फिर अब ये सघन विरल हो गया, इसके लिए ये सघन हो गया। यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो ये फिर वापस अभिलंब की ओर झुकेगी। यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो फिर ये अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है। अभिलंब खींचेंगे तो फिर अभिलंब की ओर झुकेगी। यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे फिर अभिलंब की ओर झुकेगी। मतलब वो हर बार अभिलंब की ओर झुकती जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण आनी चाहिए थी ऐसी, लेकिन ऐसे नहीं आ रही है, ऐसे झुकते हुए आ रही है, झुकते हुए आ रही है। तो प्रकाश की जब किरणें आ रही हैं तो अलग अलग माध्यमों को क्रॉस करते हुए आ रही हैं। जैसे जैसे नीचे आती है घनत्व तो बढ़ता जाता है, तो सीधे ना जाकर यह अभिलंब की ओर झुकते हुए जाती हैं। तो ये रहा इसका अपवर्तन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, तारे से जो प्रकाश की किरण आती है वह सीधे, ठीक है, सीधे यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इस लेयर में पहुंचती हैं, जैसे ही, ठीक है, वायुमंडल की लेयर में पहुंचती हैं, तो ये जैसे, ठीक है, यहां से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर नॉर्मल खींचेंगे, अभिलंब की ओर फिर झुकेगी, फिर नॉर्मल खींचेंगे, अभिलंब की ओर फिर झुकेगी। तो जो भी आदमी यहाँ पे बैठा हुआ रहता है उसको ये प्रकाश की किरण यहाँ ना, ये जो स्टार है यहाँ ना दिखकर, ये स्टार कहाँ दिखती है? इसको स्टार ये जो दिखती है वह वास्तव में ये दिखती है यहाँ पे स्टार, ठीक है। यहाँ पर स्टार इसको दिखती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्टार उसको दिख जाती है, ठीक। इसलिए वह तारों को टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है उसको है। कोई प्रकाश की किरण आती है ऐसे, मान लो भाई कैसे कोई आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, थोड़ा इसका भाई एक तो आती नहीं है, प्रकाश की किरणें आती है, बहुत ज्यादा किरणों का समूह आता है। तो ठीक है, ये प्रकाश पे पड़ता है, ये जैसे ही पड़ेगा आंखों पे तो ये रेयर टू डेंसर ये घूमता जाएगा, विलंब की ओर झुमका जाएगा। और इस तरह से, ठीक है, विरल से सघन जाएगी तो विलंब की ओर झुकती जाएगी। तो अलग अलग प्रकाश की किरणें अलग अलग अमाउंट में पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये यहां ना देखकर यहां दिखाई देता है और इसलिए टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय, यानी सूर्योदय 2 मिनट पहले भी दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। क्यों होता है समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सूर्योदय यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे है सूर्य, ठीक है, यहाँ पे सन है, हमारे पास सन है यहाँ पे, और यहां से, ठीक है, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, या सन सेट हो रहा है आप कह सकते हैं, तो भी नीचे जाता है। तो इस कंडीशन में होता है क्या कि यहां से प्रकाश की किरणें यहां से निकलती है और यहां पे पहुंचेंगी, और जैसे यहां पे पहुंचेंगे तो आपको पता है कि रेयर टू डेंसर यहां से होना शुरू हो जाएगा, यानी अविलंब की ओर प्रकाश की किरणें झुकेगी, यहां पे झुकेगी, यहां पे झुकेगी। तो जो भी यहां पे आदमी होगा उसको ये प्रकाश की किरण यहां पे नहीं, इसको यहां पे दिखाई देगा, उसको या यहां पे ये सूर्य दिखाई देगा, यहां पे ये सूर्य यहां पे दिखाई देगा। इसलिए 2 मिनट पहले सूर्य उसको पता चल जाता है कि 2 मिनट सूर्य पहले दिखाई दे रहा होता है। एक्चुअल पोजीशन इसका यहां पे है,
ठीक है, एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे, लेकिन दिखाई हमको यहाँ देता है। ठीक है, ऐसे ही सूर्य जब डूब रहा होता है एक्चुअल पोजीशन क्या है पे नीचे रहता है, लेकिन दिखाई हमको ऊपर देता है। ठीक, तो ये रहा आपके पास। ठीक है, इसके अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 1-2। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? सबसे कम विचलन किसका होता है? डेविएशन, यानी प्रिज्म था। ठीक है, प्रिज्म था, ये है आपके पास, ये आपसे जा रही थी प्रकाश की किरण ऐसे। ठीक है, तो यहां से ये भी था और ये आर रेड। ठीक है, रेड, तो सबसे कम किसका था? रेड का, लाल का। ठीक है, सबसे कम लाल का था। सही है, तो बस आज के लिए इतना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।